नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में समझेंगे। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही थी 1857 की क्रांति में, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। और उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर 1857 की क्रांति या विद्रोह ये हुआ था, और उन स्थानों पर कौन कौन से नेतृत्व करता थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो 1857 की क्रांति के समय देखिए, भारत का जो मैप है वो इस टाइप का दिखता था। ये पाकिस्तान है, ये सिंधु नदी है जो आपको दिख रही होगी, इंडस रिवर है। तो ये इस तरीके से हमारा मैप दिखता था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश था वो अवध वाला प्रांत, ये जो देख रहा होगा आपको डॉटेड एरिया में, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एरिया माना जाता था। तो ये जो एरिया है, इसमें हम उत्तर प्रदेश की जो 1857 की क्रांति में भूमिका रही है, उन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश का भी एरिया है, ये संयुक्त प्रांत के नाम से भी उस समय जाना जाता था। तो ये जब उत्तर प्रदेश के बेसिक के जो उत्तर प्रदेश का इतिहास बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा किया था। तो ये एक बार मैप है, इस पे नजर जरूर डालिएगा। आप लोग एक बार देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का मैप या फिर भारत का मैप उस समय कैसा दिखता था। देखिए, आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विद्रोह का आरंभ और प्रसार कैसे हुआ, विद्रोह के क्या क्या कारण थे, विद्रोह का स्वरूप कैसा था, और विद्रोह के परिणाम और प्रभाव क्या क्या हुए हैं, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है परिणाम और प्रभाव, ये हम जब प्रॉपर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो उस 1857 की क्रांति में हम इन दोनों को पढ़ेंगे, परिणाम और प्रभाव। बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है उत्तर प्रदेश की भूमिका, किसमें, 1857 की क्रांति में। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यूपी की भूमिका 1857 की क्रांति में क्या क्या रही है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार वो किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। कौन से कारतूस, जो वहां पर नए इनबिल्ट कारतूस किए गए थे, तो उनको प्रयोग करने से मना कर दिया गया था। कैनिंग ने इस सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया। जिन लोगों ने कारतूस प्रयोग करने का मना किया था, तो उस वह सैनिक सैनिक टुकड़ी भंग कर दी गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और इस वजह से यहाँ पर इनको फांसी की सजा भी दी गई थी, फांसी भी दी गई थी मंगल पांडे को। और इनकी टुकड़ी जो थी मंगल पांडे की, उस टुकड़ी को भी भंग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, टुकड़ी को भी भंग कर दिया गया था, जिस टुकड़ी में मंगल पांडे थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, और 9 मई को उन्हें बर्खास्त कर 10 साल की कैद दी गई थी। कितने साल की दी गई थी, 10 साल की कैद दी गई थी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। प्रॉपर जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, और 11 मई को मेरठ का विद्रोही सेना दिल्ली पहुंचा, और विद्रोही सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, किसको, बहादुर शाह जफर को, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर उस समय। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, और जब 10 मई 1857 को मेरठ में जितने भी भारतीय सैनिक तैनात थे और वो दिल्ली पहुंचे थे, तो उस समय दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था, तो दिल्ली या फिर मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और अपना नेता भी इन्होंने घोषित किया था, कि इन्होंने जो मेरठ के सैनिक थे, 85 सैनिक थे, इन्होंने घोषित किया था। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये जो विद्रोह है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा झांसी, और ये दिख रहा होगा कानपुर, और लखनऊ, आगरा, ग्वालियर, मथुरा, दिल्ली, अलवर, और ये मेरठ, और ये अवध का एरिया, और ये बरेली का एरिया, प्रयागराज, बनारस और मुर्शिदाबाद।
और ये बिहार का एरिया, इस समय जो बिहार का एरिया पड़ता है। तो ये बंगाल का एरिया इस समय पड़ता है, और ये बैरकपुर छावनी यहाँ पर है। यहाँ पर इस जगह पर बैरकपुर छावनी है, कलकत्ता ये यहाँ पर पड़ता है। तो ये देखिए, ये मैप के माध्यम से है, जिसमें हमको याद रखना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण केवल तीन तीन स्थान थे, वो कौन कौन से थे? एक था कानपुर। कानपुर, तो कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने। नाना साहेब। और झांसी में किसने किया था? सभी को पता है, झांसी। झांसी में किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से। और लखनऊ में, लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और जगदीशपुर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। तो ये चीजें आपको चार तो बिल्कुल स्थान याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। उत्तर एवं मध्य प्रांत के में जगह जगह सिपाही विद्रोह के साथ साथ नागरिक विद्रोह भी होने लगा, और इसका भी समर्थन किया गया। किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, मजदूरों, छोटे जमींदारों, ग्रामीण जनता एवं साधारण निम्न वर्गीय जनता ने भी इसका विद्रोह किया। किसानों, दस्तकारों, मजदूरों की व्यापक भागीदारी ऐसी चीज थी जिसने विद्रोह को वास्तविक शक्ति दी, तथा इसे जन विद्रोह का चरित्र भी दिया गया। अनेक रजवाड़ों के शासकों अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। ये चीज देखिए कई बार देखने को मिलता है कि घर जो उस समय के रजवाड़ों के शासक थे, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे, क्योंकि वो ना ही तो इंडियन के प्रति रहे थे, इंडिया के प्रति सही से रहे थे, और ना ही अंग्रेजों के प्रति। कुछ तो ऐसे थे जो बीच में मध्यस्थ बनकर रह गए, लेकिन जो रजवाड़ों के लोग थे, जो शासक थे, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे थे। अब हम देखते हैं कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। अब हम कई केंद्रों के बारे में, 10-11 केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में समझेंगे कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, लखनऊ, जिसमें बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, ये नाम भी याद कर लीजिए। कभी कभी ये नाम दे दिया जाता है, बेगम हजरत महल का नाम नहीं दिया जाता है। तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, इन्होंने नेतृत्वकर्ता किया था। अब ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल। वहीं कानपुर की बात करें तो नाना साहेब और तात्या टोपे। और ब्रिटिश की तरफ से थे जनरल हैवलॉक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज थे ब्रिटिश की तरफ से। प्रयागराज में थे मौलवी लियाकत अली, और अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल नील। अंग्रेजों की तरफ से कर्नल नील। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील ने किया था ब्रिटिश की तरफ से। बरेली में थे खान बहादुर खान। कोलिन कैंपबेल ब्रिटिश के नेतृत्वकर्ता थे, जबकि मथुरा में भारतीय नेतृत्वकर्ता देवी सिंह और कर्नल नील ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता। कालपी में तात्या टोपे, जो नाना साहब के साथ कानपुर में भी थे और कालपी में भी थे। कर्नल नील, ये ब्रिटिश की तरफ से थे। फतेहाबाद अजीमुल्ला थे, और जनरल रेनल्ड, ये फतेहाबाद में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्वकर्ता थे। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, और ये थे विलियम टेलर। गोरखपुर में राजा गोरखपुर में कौन थे? गजाधर सिंह और बीसेंट आर्थर थे इंग्लिश की तरफ से नेतृत्वकर्ता। अब विद्रोह के क्या क्या कारण बने थे, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के प्रयुक्त भू राजस्व नीतियों, और ये एक महत्वपूर्ण कारण बना था आर्थिक कारण के तौर पर, जो विद्रोह का कारण बना था। जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे और उद्योगपति थे, इनके प्रति प्रयुक्त जो भू राजस्व नीतियां थी, बहुत ही कठोर थी। और ऐसी भू राजस्व नीतियां जो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक भी साबित हो रही थी, तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना था। नीतियों का कृषकों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों और मुखियाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और इसी प्रभाव की वजह से यह विद्रोह का कारण भी बना। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रभाव, आपने सुना भी होगा कि उस समय प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। किसी ना किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता था, किसी को कोई सजा दी जाती थी अगर उनकी बात ना मानो अंग्रेजों की, तो वो दुर्व्यवहार करते थे। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता था। जटिल न्याय प्रणाली, बहुत ज्यादा जटिल न्याय प्रणाली थी। आपने देखा होगा कि जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते होंगे पॉलिटी में, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया होगा कि कोई भी अगर
बाई चांस न्यायाधीश बन भी गया इंडियन, तो वह किसी भी अंग्रेज को सजा नहीं दे पाएगा, बल्कि अंग्रेजों को सजा उस मामले में कोई भी सजा है तो वो कम मिलेगी, और अगर हिंदुस्तानी है कोई तो उसको सजा ज्यादा मिलेगी। तो एक प्रकार की जटिल न्याय प्रणाली थी। मुक्त काश्तकारी अधिकारों का हनन भी होता था उस समय। भारतीय नागरिकों को उच्च वेतन वाले प्रशासनिक पदों से वंचित रखा जाता था। कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक नहीं था जो उच्च पद वाले प्रशासनिक पदों में नियुक्त किया गया हो, ऐसा कोई नहीं होता था, बल्कि उनको उन पदों से वंचित रखा जाता था जिससे कि वो लोग उच्च वेतन ना प्राप्त कर सकें। कलाकार, विद्वान एवं धार्मिक उपदेशक राजकीय संरक्षण से वंचित रखे गए। राजनीतिक कारण में वही बनाता है। एक पहला कारण, भारतीय शासन की विदेशी प्रकृति। भारतीय शासन की विदेशी प्रकृति, ये एक पहला कारण बना था। और दूसरा था प्रजाति श्रेष्ठता। प्रजाति श्रेष्ठता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने मतलब भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया था। भेदभाव बहुत ज्यादा करते थे अंग्रेज। तो ये प्रजाति श्रेष्ठता भी देखने को यहाँ पर मिलती थी। भारतीय समाज से भेदभाव इनका बहुत ज्यादा रहता था। साम्राज्यवादी नीतियां भी इनकी बहुत ज्यादा कठोर थी। और इनाम कमीशन की जांच, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है, तत्कालिक कारण के अंतर्गत भी ये आ जाता है, इनाम कमीशन की जांच। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होने लगा था। और मुस्लिम शासकों से दुर्व्यवहार भी किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। मुस्लिम शासक थे जो भी, उनको दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाने लगा। अब जैसे कि बहादुर शाह जफर को जब नेता घोषित किया गया था, दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था, तब इनको रंगून जेल में डाल दिया गया था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, रंगून जेल में ही। तो ये क्या है, अंग्रेजों के द्वारा मुगल शासकों के से दुर्व्यवहार किया जाने लगा, तो इसका कारण भी यह बना था 1857 का विद्रोह। वहीं पर अगर हम बात करें सामाजिक धार्मिक कारण की, तो अंग्रेजों द्वारा धार्मिक प्रथाओं एवं परंपराओं की आलोचना होने लगी। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850 आया। सरकारी खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी की नियुक्ति की जाने लगी। समुद्र पर कार्य किया जाने लगा। मंदिरों, मस्जिदों एवं उनके पुरोहितों और इमामों तथा लोकोपकारी संस्थाओं की जमीन पर लगान लगाना, यानी मतलब कर वसूला जाने लगा, कि इन सभी स्थानों पर, अगर मंदिरों पर भी कर वसूले जाने लगा, मस्जिदों पर भी कर वसूला जाने लगा। और जो भी उनके पुरोहित हुआ करते थे उन पर भी कर लगाया जाने लगा था, कि उनके पास जो भी इनकम हो रही है तो उस पर उसको टैक्स देना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सती प्रथा के उन्मूलन एवं शिशु हत्या पर रोक लगा दी गई। देखिए, हालांकि ये एक अच्छी चीज थी कि सती प्रथा बंद कर दी गई थी, लेकिन कई भारतीयों का इसके प्रति विश्वास जुड़ा था। एक अनूठी प्रथा थी जो सभी भारतीयों को माननी होती थी। तो इस वजह से, क्योंकि भारतीयों को जितनी भी प्रथा चली आ रही थी वो सभी इनके लिए एक सामाजिक धार्मिक नीतियों से कम नहीं थी। और वो सभी प्रथाओं का वो मानना उनके लिए एक सौभाग्य वाला काम होता था। तो इसीलिए सती प्रथा को भी उसी तरीके से मानते थे। हर एक वो महिला जिसके पति की मृत्यु के बाद में वो सती होना चाहती थी, तो वो सती प्रथा के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब जब उन्मूलन हुआ था तो उसके प्रति विरोध भी काफी ज्यादा हुआ था। और शिशु हत्या पर भी रोक लगा दी गई थी। रेल भेदभाव में भी होने लगा। देखिए, रेल भेदभाव कैसे, कि एक जनरल और स्लीपर, जैसे आज के समय में जनरल और स्लीपर कैटेगरी, सेम उसी तरीके से उस समय भी चलता था, कि जो नॉर्मल एसी वाले कोच में वो ब्रिटिश ही यात्रा कर सकते थे, वहां पर भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे। आपने देखा भी होगा कि गांधी जी को एक बार रेल से नीचे, उनके जो कोच, एसी कोच से नीचे धकेला गया था। सैनिक भेदभाव भी काफी होता था। तत्कालिक कारण में एनफील्ड राइफल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है तत्कालिक कारण में, ये एनफील्ड राइफल ये सुअर और गाय की चर्बी से बनी मानी जाती थी। और इसी वजह से इस विद्रोह का जन्म हुआ था। इस विद्रोह जो यह विद्रोह है यहीं से उत्पन्न हुआ था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से जब मना कर दिया गया था। गाय और सुअर की चर्बी की वजह से जो कारतूस बने होते थे, तो उस वजह से सैनिकों ने मना कर दिया कि वो ये सब प्रयोग नहीं करेंगे। उनके लिए दूसरे, या फिर वो उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था, चाहे वो मुस्लिम सैनिक हो या फिर हिंदू सैनिक हो। तो इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। और ये तत्कालिक कारण के तौर पर सामने निकल कर आया, और इसी कारण की वजह से यहीं से शुरुआत होती है। मंगल पांडे के द्वारा हत्या कर दी जाती है अंग्रेज शासकों की, और इसी हत्या की वजह से इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। और इन्हें फांसी की सजा होने के बाद में, जब ये
वैसे तो मेरठ के निवासी थे, लेकिन इनकी बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है, बैरकपुर छावनी, वहां पर इनकी पोस्टिंग थी। तो बैरकपुर छावनी में ही इनको मृत्यु दंड दिया गया था। और मेरठ के होने की वजह से, तो मेरठ के जो भी सैनिक थे वो इनको इन कारतूस का प्रयोग करने से मना करते हैं। और 85 सैनिक दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, और जब ये रवाना होते हैं तब इनको कैद कर लिया जाता है और इन्हें 10 साल की सजा भी दे दी जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से जो 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति है, इसका एक तरीके से जन्म माना जाता है, 1857 की क्रांति का। एनफील्ड राइफल और गाय और सुअर की चर्बी के से संबंधित जो कारतूस थे, तो उनसे माना जाता है। मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, और ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे। हालांकि ये कुल 11 केंद्र हैं, इनको भी आप लोग याद करिए, लेकिन मुख्यतः आप लोग 4 से 5, एक मथुरा और याद कर लीजिए, बरेली से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और प्रयागराज और फैजाबाद, जो कि आज के समय में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ये वाले भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमेशा क्वेश्चन उसी जगह से आता है जो करेंट टाइम में जो प्लेस है वो न्यूज में रहता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, या फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, या फिर किसी पॉलिटिकलिटी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, वहीं से पूछा जाएगा जो प्लेस न्यूज में रहा हो। तो इस समय सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है फैजाबाद, एक तो राम मंदिर की वजह से, और ऊपर से जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की हार, क्योंकि बीजेपी में ही सबसे ज्यादा वहां पर ही वर्क किया था, अयोध्या में। तो इस वजह से फैजाबाद बहुत ही ज्यादा प्लेस में रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसको जरूर याद करिएगा। मौलवी अहमदुल्ला, ये इन्होंने और कर्नल नील अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करता थे। बरेली भी थोड़ा बहुत याद करिएगा, मथुरा भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जगदीशपुर तो लगभग लगभग सभी को पता रहता है। झांसी भी सभी को पता रहता है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब के ही जो सैनिक असिस्टेंट कह लीजिए तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह थे, इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। तो इन्होंने किया था, भारत की तरफ से नेतृत्व करता रही थी ये, लखनऊ से 1857 की क्रांति में, क्योंकि अवध पर अवध पर कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस वजह से बेगम हजरत महल ने यहाँ की नेतृत्व करता रही थी लखनऊ की। तो ये चीज आप लोग 3 4 जगह हैं वो याद कर लीजिएगा। बाकी आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि बहुत ही जल्द यूपी जीके का क्रैश कोर्स आपके लिए लाने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिसकी आपको लगभग 10 क्लासों में कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, और पीवाईक्यू के साथ में कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपके इन्हीं 10 क्लासों से 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली आपको 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं 10 क्लासों से देखने को मिलेंगे। तो इस वाले सेक्शन को जरूर आप लोग, इस जो प्लेलिस्ट बनेगी, इस प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि जैसे ही ये प्लेलिस्ट लॉन्च की जाएगी और ये वीडियो लॉन्च किए जाएंगे, तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।